नमस्कार। प्रकाशन उत्तराखंड के लिए देहरादून से मैं अनिल रावत। रोज रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। आज आपने हमारा इंट्रो देखा होगा। हम इसको किसी खबर की तरह नहीं बता रहे हैं। ये खबर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए, पर्यावरण के लिए। तो जो इंट्रो है, इसमें एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। ये बात कर रहे हैं हम वनाग्नि की। तो मैं हमारा ये कहना है, आपसे एक संदेश देना है ये, कि अगर आपके पास ऐसी कोई सूचना हो तो जो हमारे इंट्रो में टोल फ्री नंबर दिया गया है फॉरेस्ट विभाग का, उसमें उनको जानकारी दें। और हो सके, अगर आप जंगल के किनारे आप आग को देख रहे हैं, बुझा सकते हैं, तो उसको बुझाने का भी प्रयास करें। तो अब बढ़ते हैं आगे की 9 बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले, आजकल जिबली का ट्रेंड है। तो जो हमने अभी तक सर्च किया तो उसमें पता लगा कि जिबली आपके लिए जो फोटो शेयर कर रहे हैं जिबली आर्ट में, वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। डिजिटल अरेस्ट, ये है साइबर अपराधियों का मक्कड़ जाल। बीजेपी ने वक्फ बिल को बताया गरीब मुस्लिम वर्ग के लिए क्रांतिकारी कदम। वक्फ बिल पर कांग्रेस का भाजपा पर तीखा हमला। टिहरी सांसद को कांग्रेस ने बताया कुंभकर्ण। जानिए कब खुलेंगे चार धाम के कपाट। सीएम धामीन ने दिए 30 सालों की आवश्यकताओं के हिसाब से जलापूर्ति की कार्य योजना बनाने के निर्देश। विकासनगर क्षेत्र में हुई गौकसी की घटना में 6 अभियुक्त गिरफ्तार। खेल मंत्री रेखा आर्य की केंद्रीय मंत्री मेघवाल से मुलाकात। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम। तो अब आगे खबरें विस्तार से। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी की। जो जिबली आर्ट है उसके बारे में बात करेंगे कि ये है क्या चीज़, और इसके बारे में कई तथ्य भी है। फिर बात करेंगे जो एक पुलिस अधिकारी है, जिसने बताया कि ये आपकी जो अपनी निजी सूचना है वो इसमें शेयर ना करें, ये आपके लिए खतरनाक होता है। उसमें बाद में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं जिबली आर्ट की। इन दिनों सोशल मीडिया पर अगर सबसे ज़्यादा चर्चा में है तो वो है जिबली आर्ट। आम लोगों से लेकर इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी तक हर कोई जिबली इमेज बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है। जो लोग इमेज नहीं बना पा रहे हैं वो लगातार कोशिश में लगे हुए कि इस इमेज को हम कैसे बनाएं और दूसरों के साथ शेयर करें। खास बात यह है कि जिबली स्टूडियो इफेक्ट की चर्चा हर जगह हो रही है। उसका उच्चारण क्या है ये अधिकतर लोगों को नहीं पता। यहाँ जानिए कि जिबली का सही उच्चारण और चैट जीपीटी के जरिए इस आर्ट को बनाने का तरीका। जिबली आर्ट स्टाइल के फाउंडर हायो मियाजी की, ये जो है जापानी एनिमेटर है, एक फिल्म निर्माता है। जिबली नाम इटालियन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सहारा रेगिस्तान की गर्म हवा। मियाजी की जिबली आर्ट स्टाइल के एनिमेशन इंडस्ट्री को हवा देने के मकसद से शुरू किया गया था। उनकी ये कोशिश वाकई रंग लाई और जिबली आर्ट स्टाइल पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। कहा जाता है कि मियाजी की जो जिबली आर्ट है, इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में डिजाइन किए गए एक एयरक्राफ्ट से प्रेरित है। CA-309 जिबली। जिबली जो शब्द है, इसका उच्चारण जापानी और इटालियन भाषा में अलग अलग है। जापानी भाषा में जी को जे कहा जाता है और वहीं एल की जगह आर का उच्चारण किया जाता है। ऐसे में जापानी भाषा में इसे जिबरी कहा जाता है। वहीं इटालियन भाषा की बात करें तो वहाँ इसे जिबली कहा जाता है। ऐसे में अगर आप इसको मूल उच्चारण करना चाहते हैं तो इसको जिबली आर्ट कह सकते हैं। अब इसके बारे में जो पुलिस अधिकारी हैं वे बता रहे हैं कि एक तो ये जिबली आर्ट है, इसमें कैसे भी मतलब क्या इसकी समस्याएं हो सकती है। दूसरा जो डिजिटल अरेस्ट है, इसमें कई लोग फंस रहे हैं। ये डिजिटल अरेस्ट है क्या। अमूमन जो हमने देखा कि चीजें ट्रेंडिंग हुआती है, वायरल हुआती है और हर आदमी हैशटैग के चक्कर में उस ट्रेंड को फॉलो करने लगता है, जिस क्रम में ये जिबली आर्ट भी काफी ज्यादा फेमस हुई। तो इसमें यह है कि देखिए, आप स्वतंत्र हैं। आप अपनी फोटो जो है, अगर कोई एआई के माध्यम से, जैसे ग्रॉक हो गया ट्विटर का या चैट जीपीटी हो गया, बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो आपको जिबली आर्ट, ऐसे आपके कई सारे ओपन सोर्स वेबसाइट्स हैं जिससे आप जिबली आर्ट जनरेट कर रहे हैं। तो उसमें कोई ऐसा नुकसान नहीं है, परंतु यह है कि जब हम कई बात करते हैं, डेटा प्राइवेसी की बात करते हैं, अपनी फोटो, निजी फोटोज की बात करते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि हमारी फोटो कैसे किसी प्लेटफॉर्म को मिल गई, या कई बार क्या होता है कि ऐसे एआई जनरेट हुई। एआई जो है अपने में कृत्रिम बुद्धि होती है, जिसको मैं सिंपली हिंदी बोलूं तो उसके पास इतनी इंटेलिजेंस होती है कि खुद से वो चीजों को मॉडिफाई कर सकती है। तो कल को हो सकता है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो एआई के माध्यम से आपकी फोटो, जो आपने पूर्व में उस एआई को फोटो उपलब्ध करा रखी है, वो उस फोटो को मॉडिफाई कर सकता है, एडिट कर सकता है, मॉर्फिंग हो सकती है, मिसयूज हो सकती है। तो अल्टीमेटली कहने का उद्देश्य यह है कि आप जब भी कोई एआई या किसी भी चीज को, कोई प्लेटफॉर्म को अगर अपनी फोटो शेयर कर रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम प्राइवेसी चेक कर लें। साथ में कोई इतनी ज्यादा निजी फोटो आप शेयर मत करें जिसमें कल को बाद में आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ कोई फोटो है उसे मॉडिफाई कर दिया जाए। तो थोड़ा सा अपनी फोटो को थोड़ा देख के और संभल के ही शेयर करें। डिजिटल अरेस्ट के जो है मामले
पिछले साल से कई ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे, पिछले साल काफ़ी रिपोर्ट हुए, इस साल भी काफ़ी रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें लोगों को फर्जी नोटिस, फर्जी वारंट, फर्जी समन दिए जाते हैं व्हाट्सएप पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और कहा जाता है कि आपकी गिरफ्तारी कर ली गई है, डिजिटली आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आपको सर्वेलेंस पे रखा गया है, आपके खिलाफ वारंट इशू हो गया है। तो इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा कंसेप्ट है डिजिटल अरेस्ट का, ये कोई लीगल कंसेप्ट नहीं होता, ये सब धोखाधड़ी, फर्जी आंकड़ा होता है। इससे आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, डरना हो। कोई व्यक्ति अगर आपको डरा रहा है, इस टाइप से अनजान नंबरों से व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है, कोई भी मैसेज कर रहा है, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या साइबर पुलिस स्टेशन में आकर के चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। साथ में आप किसी को पैसे मत दीजिए, भुगतान मत करिए, डर के बिल्कुल ही मत किसी को पे करिए। जिसमें कोई अगर आप टाइप से आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, तो उसके खिलाफ आप एफआईआर रजिस्टर कराइए। और प्रॉपर्ली वेरीफाई करना जरूरी है कि कोई भी चीज़ों में आप इस टाइप से भयभीत हो जाते हैं तो ये कंसेप्ट जो है आपको कहीं ना कहीं डरा करके आपसे जो पैसा ले रहा है, इसमें आप धोखाधड़ी के शिकार हो। भाजपा ने वक्फ बिल का समर्थन करते हुए गरीब मुस्लिम वर्ग के लिए इसे क्रांतिकारी कदम बताया। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा इस कानून को संविधान से ऊपर रखने का जो पाप किया, उसे हमने संशोधन बिल से धो दिया। अब देवभूमि में वक्फ बोर्ड की जो भी संपत्ति रहेगी, उसकी जवाबदेही गरीब पसंदीदा मुसलमानों के कल्याण के लिए सुनिश्चित करना संभव होगा। कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी वक्फ बिल के विरोध में। तो क्या कहती हैं प्रदेश की कांग्रेस जो प्रवक्ता है गरिमा दसोनी, आइए सुनते हैं। नहीं, देखिए, भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि वक्फ बोर्ड के अंदर भी कुछ भ्रष्टाचारी होंगे, कुछ लोग होंगे जो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे होंगे, दुरुपयोग कर रहे होंगे। उनके ऊपर चोट किए जाने की जरूरत है, वक्फ बोर्ड पर नहीं। वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर सजा दिए जाने की जरूरत है, पेनलाइज किए जाने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह की भ्रामक बातें की जा रही हैं कि वक्फ बोर्ड में अब महिलाएं भी शामिल होंगी, 2013 के यूपीए गवर्नमेंट में जो संशोधन 56 संशोधन हुए थे, उसके बाद ही महिलाओं के शामिल होने का प्रावधान था। यह कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है, और यह भी भ्रामक खबर है क्योंकि हजारों फैसले लंबित हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के फैसले के विरुद्ध में जो लोग गए हुए हैं। और इसके अलावा जो गृह मंत्री ने खड़े होकर सदन के अंदर कहा कि मुसलमान महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की हम पैरवी करते हैं। हिंदू महिलाओं को कितना प्रतिनिधित्व मिल रहा है बताएं अमित शाह। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऑडिट होगा वक्फ बोर्ड का, और क्यों, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो क्यों डर रहे हो आप लोग ऑडिट से। मैं पूछना चाहती हूं, पीएम केयर फंड का ऑडिट कब होगा? क्यों आप नहीं बता रहे हैं कि उसमें दानदाता कौन है और कितना दान अभी तक मिल चुका है? आपने आरटीआई के दायरे से भी उसको बाहर रखा हुआ है। और तो और आप देखिए कि इनके जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया और सदन को यह जानकारी दी कि पूरे देश की 6,40,000 वक्फ संपत्तियां जो हैं वो डिजिटलाइज कर दी गई हैं, और तो और उनकी जीपीएस मैपिंग और जियो टैपिंग हो चुकी है। तो ऐसे में बताया जाए कि जब सब कुछ हो चुका है, और अमित शाह जी के द्वारा यह भी कहा गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति 1913 से 2013 के बीच में 18 लाख एकड़ थी, और वो बढ़कर कई गुना ज्यादा हो गई 2025 में 13 के संशोधन के बाद। तो 13 में तो हम आउटगोइंग गवर्नमेंट थे, आप इनकमिंग गवर्नमेंट थे, तो आपके नाक के नीचे वक्फ बोर्ड ने इतनी संपत्तियां अर्जित कर दी और आप मूक दर्शक बने रहे। तो कहीं ना यमुनोत्री धाम है, उसके कपाट खुलने की तिथि आज हनुमान जयंती पर घोषित की गई। तो अक्षय तृतीया यानी कि 30 अप्रैल को सुबह 11:55 पर यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। वहीं गंगोत्री की बात करें अगर धाम की, तो इसके कपाट भी 30 अप्रैल को ही खुलने हैं, लेकिन ये खुलेंगे सुबह 10:30 बजे। वहीं बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को और केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे। अब बात है जरूरत की, हम आगे की योजनाएं कैसे बनाएं, चाहे वो पानी हो, सड़क हो या अन्य सुविधाएं हो। तो आज मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक ली और जो पेयजल की योजना है उनको इस तरह से तैयार करने को कहा है कि जो आगे के 30 साल हैं उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से उनको तैयार किया जाए, और जो पेयजल की गुणवत्ता है उसकी समय समय पर टेस्टिंग की जाए। उन्होंने वर्षा जल संरक्षण, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाने और जल स्रोतों, नदियों और जल धाराओं के जीवित करने के लिए भी जन सहयोग लेने की बात कही। इस क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को के सुझाव लेकर उनको आगे की योजनाओं में शामिल किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि पेयजल, जल संचय और जल संरक्षण के लिए आगामी 10 सालों और आगामी 30 सालों की आवश्यकताओं के हिसाब से अलग अलग ठोस प्लान बनाया जाए। राज्य की अंतिम सीमा तक गंगा का जल पूर्ण रूप से पीने लायक हो, इस दिशा में कार्य किए जाए। गंगा की सहायक नदियों और पर एसटीपी के जरिए
कार्य किए जाएं। गंगा को स्वच्छता के लिए जन सहयोग का भी सुझाव लिया जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सचिवालय में पेयजल और जलागम की बैठक में दिए। अब बात है अपराध की। विकासनगर क्षेत्र में हुई गौकसी घटना में पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जो अभियुक्त है उनके द्वारा नदी किनारे घूमने वाले आवारा पशुओं को जंगल में ले जाकर उनका अवैध कटान किया जाता था। गिरफ्तार अभियुक्त पूर्व में भी गौकसी, एनडीपीसी एक्ट व अन्य अपराधों में जेल जा चुका है। पुलिस के अनुसार 2 तारीख को कोतवाली विकासनगर को सूचना प्राप्त हुई कि डाक पत्थर क्षेत्र के बैराज झूला पुल के पास एक गौवंश पशु के अवशेष पड़े हैं, जिसके लिए जो घटना में शामिल थे उनकी पुलिस तलाश कर रही थी। तो आज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि डाक पत्थर जो बैराज है उसके निकट कूड़ा घाटी यमुना नदी किनारे विकास नगर से घटना में सम्मिलित 6 अभियुक्त, जिनमें से अब्दुल रहमान, शहबान, राशिद, शौकीन, आशिक, सुलेमान आदि मौजूद हैं। तो पुलिस ने वहां दबिश देकर उनको गिरफ्तार किया और जो घटना में प्रयुक्त औजार थे वो भी उनसे बरामद किए। वहीं रेखा आर्य जो खेल मंत्री है उत्तराखंड की, उन्होंने आज केंद्रीय मंत्री मेघवाल से मुलाकात की। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात की। रेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि संसद परिसर में हुई मुलाकात में समय विषयों पर उनसे चर्चा हुई। इस शिष्टाचार भेंट में उत्तराखंड में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई जनहित योजनाओं पर उन्होंने उनसे चर्चा की। पूर्व में उत्तराखंड के मुख्य सचिव रहे उत्पल कुमार से भी उन्होंने भेंट की। भेंट के दौरान उन्होंने उनकी कुशलक्षेम पूछी और इस दौरान उन्होंने उत्पल कुमार को संविधान की मूल प्रति और उसका कैलेंडर मंत्री को भेंट किया। तय मौसम की बात, जो राज्य के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जनपद हैं वहाँ हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। शेष जनपद में जो जनपद हैं वो मौसम शुष्क रहने वाला है। राजधानी देहरादून की बात करें तो यहाँ मुख्यतः आसमान साफ रहेगा और अधिकतम और न्यूनतम क्रमशः 35 डिग्री और 15 डिग्री रहने के आसपास अनुमान है। तो अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।